हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग समझेंगे एक्चुअल में अमीनो एसिड्स होता क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बॉडी में कितने तरह का अमीनो एसिड्स पाया जाता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अमीनो एसिड्स। देखिए, ये अमीनो एसिड्स क्या होता है, तो जैसे हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, NH2 को। और यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप है, और ये एसिडिक ग्रुप कौन है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप में आ जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसमें आपको अमीनो ग्रुप भी दिखे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिखे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स। अब ये एक्चुअल में अमीनो एसिड्स क्या है, तो अमीनो एसिड्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स। मतलब कि प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बोलते हैं ये एक प्रोटीन है, तो कैसे बनेगा, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, इसी तरीके से लॉन्ग चैन ऑफ अमीनो एसिड। लॉन्ग चैन ऑफ अमीनो एसिड जो बनेगा, इसी को हम लोग प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या हुआ, जिसके पास एक अमीन ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो। अब देखिए, अमीनो एसिड के बारे में और कहा जाता है कि जो अमीनो एसिड है वो एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन, अब हम लोग को मीथेन का केमिकल फॉर्मूला पता है, ये CH4 होता है। तो मान लीजिए कि अभी हम एक मीथेन यहां बना दे, अगर ये CH4 ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो ये क्या बन गया, मेरा मीथेन बन गया, CH4 बन गया। अब इसी से एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिराइव होता है। कैसे होता है देखिए, तो मान लीजिए ये मेरा एक कार्बन हो गया बीच में, यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, एक एसिडिक ग्रुप आ गया मान लीजिए, और एक दूसरे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एक बेसिक ग्रुप आ गया NH2, और ऊपर में ये एक H एज इट इज रहेगा, और नीचे में एक R ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जितना भी अमीनो एसिड होता है, जितना भी अमीनो एसिड होता है, उसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना सारा कार्बन, हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा अमीनो ग्रुप, ये सारे अमीनो एसिड्स में कॉमन होता है। जितना भी अमीनो एसिड हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये सारा कुछ, एक अमीन ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमको दिखेगा। और यहां पर जो एक R ग्रुप दिख रहा है ना, ये एक वेरिएबल ग्रुप है। मींस सारे अमीनो एसिड में जो वेरिएबल है, जो चेंज होगा, वो यही R ग्रुप होगा। अब देखिए, ये जो कार्बन, जिस कार्बन से एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक वेरिएबल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, इट इज अ जनरल स्ट्रक्चर। इट इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। एक सिंपल अमीनो एसिड बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। यहां पे एक कॉमन ग्रुप आपको दिख रहा है और एक वेरिएबल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब एक दो लाइन क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, कि किसी भी अमीनो एसिड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो डिटरमाइन होता है उसके अमीन ग्रुप से और कार्बोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, और यहां पे जो कार्बन है, जिस कार्बन से आपका अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये दो पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए, जैसे कि हम बताए कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। तो ये जो सारा अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ रहा है,
तो कोई एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है ना, मींस दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो मान लीजिए कि ये एक अमीनो एसिड, ये मेरा पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा अमीनो एसिड। यहां पे दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पहले सीखते हैं। देखिए कैसे होगा, तो हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं। देखिए क्या होगा, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कार्बन हो गया, इधर हो गया उसका कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, और इधर मान लीजिए उसका हो गया अमीन ग्रुप NH2। ठीक है, अमीन ग्रुप, और इधर मान लीजिए एक हो गया हाइड्रोजन और नीचे में R ग्रुप हो गया जो कि वेरिएबल ग्रुप है। तो ये एक अमीनो एसिड बन गया। उसी तरीके से दूसरा अमीनो एसिड यहां पे हम बना लेंगे। यहां पे एक NH2 आ जाएगा, दैट इज अमीन ग्रुप, बीच में अल्फा कार्बन है। इधर आपका हो गया एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है। इधर एक H हो गया हाइड्रोजन और नीचे हो गया एक R। ठीक है, तो ये मेरा एक अमीनो एसिड बन गया, ये मेरा दूसरा अमीनो एसिड बन गया। R यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप है। तो ये दो अमीनो एसिड बना ना। अब इसी को हमको जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। ठीक है, क्या चीज का लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस। तो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये H2O यहाँ पे बाहर निकल गया, लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे हो गया। मींस यहाँ पे ना पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए वाटर लॉस होता है, और वाटर अगर लॉस होगा तो अगर हम आपसे पूछे कितना ग्राम का लॉस हो रहा है, तो हमको वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पता है 18 ग्राम। 18 ग्राम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो एक अमीन ग्रुप हम पहले बना दिए, इधर NH2, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ऊपर में एक H, नीचे में जो वेरिएबल ग्रुप है R1, और यहां पर कैसे हो जाएगा, यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा N और H। ठीक है, और यहां पे ये अल्फा कार्बन, ऊपर में H, और इधर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है, और नीचे में वेरिएबल ग्रुप R2। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बॉन्ड। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है बॉन्ड, ये वाला देखिए, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसीलिए अब देखिए क्या हो रहा है ना, कि हम लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मींस दो अमीनो एसिड, जैसे हम बोल रहे थे ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है। इसी तरीके से एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बन रहा है जिसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे देख रहे हैं ना बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। तो इसी तरह इसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है अमीनो एसिड रेसिड्यू। अमीनो एसिड रेसिड्यू, तो ये अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको बताए तो देखिए क्या है ना, आपको दिख रहा है कि अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहा है तो उसका 18 ग्राम लॉस हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, 18 ग्राम लॉस हो जा रहा है। मतलब पूरे अमीनो एसिड में 18 ग्राम अगर हम निकाल दे तो उसके बाद जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो एक्चुअल में प्रोटीन्स बनाने के लिए पूरा का पूरा अमीनो एसिड नहीं निकल रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए 18 ग्राम लॉस हो रहा है। मींस एक पॉलीपेप्टाइड चैन में, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होता है, ना कि पूरा अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है। अमीनो एसिड में एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। तो ये कहां से आया, किसको हम लोग एन टर्मिनल बोल रहे हैं और किसको सी टर्मिनल बोल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा फर्स्ट अमीनो एसिड है, जो मेरा फर्स्ट अमीनो एसिड है उसमें
जो अमीन ग्रुप है वो फ्री है, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप फ्री है? अमीन ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप फ्री है, फ्री अमीन ग्रुप इन अ फर्स्ट अमीनो एसिड। एंड जो लास्ट अमीनो एसिड रहेगा, जो लास्ट अमीनो एसिड रहेगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे COOH, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे फ्री है, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसीलिए जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है, जो प्रोटीन होता है, उसमें एक N टर्मिनल होता है और एक C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल कहां से आया? फर्स्ट अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो फ्री है और लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड में N टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड में C टर्मिनल। होप आपको यहां तक पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में समझ आया होगा। तो यही है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए क्या है ना कि ह्यूमन बॉडी में कितना अमीनो एसिड पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जो कि आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें से देखिए ये जो 20 अमीनो एसिड है इसको 20 अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ठीक है। 20 अमीनो एसिड को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसमें से जो आपका पहला ग्रुप है उसका नाम है अमीनो एसिड विथ एलिफैटिक साइड चैन, अमीनो एसिड विथ एलिफैटिक साइड चैन। अब इसका पहला एग्जांपल है ग्लाइसीन। तो अगर हम आपको ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए सबसे पहले मेरा ये अल्फा कार्बन, यहां पर जुड़ेगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है, इधर जुड़ेगा एक अमीन ग्रुप जो कि बेसिक ग्रुप है, और ऊपर में एक हाइड्रोजन, और जो R जो मेरा वेरिएबल ग्रुप था वहां पे भी एक हाइड्रोजन आ जाता है। मींस जो ग्लाइसीन होता है ना, यहां पे R क्या है? एक हाइड्रोजन है। R इज इक्वल टू जो वेरिएबल ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसीन, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसीन। अब देखिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखिए ऐसा जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, तो कार्बन के साथ अगर चारों ग्रुप जो जुड़ा है, कार्बन के साथ अगर चारों ग्रुप जो जुड़ा है वो अलग अलग हो, क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनिएगा, कार्बन के साथ अगर चारों ग्रुप जो जुड़ा है वो अलग अलग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिख रहा है ग्लाइसीन में कायरल कार्बन है क्या? नहीं है ना कायरल कार्बन ग्लाइसीन में, क्योंकि यहां पे तो 2 H हो गया, इधर भी एक H हो गया और ऊपर भी एक H हो गया, तो 2 ग्रुप तो सेम हो गया ना। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? जिसके साथ चारों ग्रुप अलग अलग रहेगा। तो ये जो कायरल कार्बन है ना, अब जिसके पास कायरल कार्बन रहेगा वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आपका ये जो 20 अमीनो एसिड है, ये जो 20 अमीनो एसिड है, इसमें से ग्लाइसीन को छोड़कर, 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ एक ग्लाइसीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लाइसीन, जितना भी और अमीनो एसिड होता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन होता है। और कायरल कार्बन क्यों होता है? क्योंकि वो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये मेरा बन गया ग्लाइसीन, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब देखिए अगर हम लोग अलानीन का बात करें, जो भी अलानीन है ना, इसमें इसके केस में जो हमारा R ग्रुप है जो कि वेरिएबल ग्रुप है वो हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इन केस ऑफ वैलिन, वैलिन के केस में जो हमारा R ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CH3 इन केस ऑफ वैलिन। अब अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूसीन का, तो ल्यूसीन के केस में जो मेरा R ग्रुप है जो वेरिएबल ग्रुप है वो हो जाएगा R इज इक्वल टू CH3 ये हो जाएगा इन केस ऑफ ल्यूसीन। अगर हम लोग आइसोल्यूसीन का बात करें तो आइसोल्यूसीन में जो हमारा R ग्रुप है
वो हो जाएगा CH CH CH2 CH3 और इधर एक CH3। तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसिन के केस में। मतलब आपको यही बता रहे ना, जैसे ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा हो गया एसिडिक ग्रुप, और ये मेरा हो गया एक अमीन ग्रुप, ठीक है। और यहां पे हो गया हाइड्रोजन, और यहां पे हो गया एक R, जो कि मेरा वेरिएबल ग्रुप है। तो मतलब अगर हम अभी सिर्फ आपको R, सारे अमीनो एसिड का सिर्फ R बताएंगे ना, वो तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतना तो सारे अमीनो एसिड में कॉमन होगा ना, इतना तो सारे अमीनो एसिड में कॉमन होगा। ये क्या है, कॉमन है। और यही मेरा R ग्रुप क्या है, वेरिएबल है। मींस सारे अमीनो एसिड में जो R ग्रुप है वो अलग अलग होगा और इतना सारा कॉमन होगा। तो उसी तरह मैंने आपको अलानीन में जो R ग्रुप होगा वो बता दिया, वैल्यूइन का R ग्रुप बता दिया, ल्यूसीन का R ग्रुप बता दिया, और आइसोल्यूसिन का R ग्रुप बता दिया। अब देखिए इसके बाद दूसरा, अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज OH ग्रुप है। तो अगर मान लीजिए अगर हम सेरीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं आपको, तो सेरीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलिए एक हम पूरा बना देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। ये मेरा अल्फा कार्बन, इधर मेरा एक कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर मेरा हो गया अमीन ग्रुप, और इधर हो गया H। ये तो इतना सारा कॉमन हो गया, ठीक है, सारे अमीनो एसिड में। अब यहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका R ग्रुप होगा इन केस ऑफ सेरीन, तो सेरीन के केस में R ग्रुप होगा CH2OH, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया ना, तो यही है आपका सेरीन। अगर हम थ्रियोनाइन का बात करें, तो थ्रियोनाइन में जो R ग्रुप होता है वो हो जाएगा क्या, R ग्रुप इस केस ऑफ थ्रियोनाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा R ग्रुप CH3OH, ये हो जाएगा R ग्रुप इन केस ऑफ थ्रियोनाइन, ठीक है। तो ये थ्रियोनाइन का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह देखिए उसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में जो पहला एग्जांपल है वो है सिस्टीन का। अगर हम सिस्टीन बनाकर दिखाएं आपको तो कैसे बनेगा, चलिए ये मेरा हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया मेरा अमीन ग्रुप, ऊपर में हो गया एक हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या आ जाएगा सिस्टीन में, तो सिस्टीन में कुछ नहीं, CH2SH, ठीक है, CH2SH। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, सिस्टीन का। तो यहां पे आपको दिख रहा है सिस्टीन का स्ट्रक्चर। अगर हमको सिस्टीन से सिस्टाइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टीन से सिस्टाइन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो सिस्टीन को जोड़ देना है। दो सिस्टीन को अगर आप जोड़ेंगे ना तो सिस्टाइन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सिस्टाइन अगर हमको बनाना है तो कैसे बनेगा, देख लीजिए। तो ये मेरा हो गया कार्बन, इधर हो गया मान लीजिए कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर हो गया मान लीजिए अमीन ग्रुप, और ऊपर में मान लीजिए हो गया H, और ये मेरा हो गया CH2SH, CH2SH, ठीक है, CH2SH। चलिए H अभी लिख देते हैं, बाद में भी देखते हैं। अब यहां पे और एक हम बना देंगे सिस्टीन, COO माइनस, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, NH3 प्लस, दैट इज अमीन ग्रुप, ऊपर में एक H, और R ग्रुप में क्या आ जाएगा, CH2SH, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो H है ना वो रिमूव हो जाएगा, जो H2 है वो रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर जब निकल जाएगा, ये जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। तो यहां पे सल्फर सल्फर जुड़ गया ना, इसी बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका बना, सिस्टाइन का। सिस्टीन से अगर हम लोग को सिस्टाइन बनाना है तो दो सिस्टीन को जोड़ना पड़ेगा, और दो सिस्टीन को हम लोग किस बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में जो दूसरा एग्जांपल है वो है मिथियोनाइन का। मिथियोनाइन कैसे बनेगा, तो मान लीजिए ये मेरा अल्फा कार्बन, इधर आ गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर आ गया आपका अमीन ग्रुप, और इधर आ गया आपका हाइड्रोजन। मिथियोनाइन में जो R ग्रुप होगा वो होता है CH2SCH3,
ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया मिथियोनाइन का। ये हो गया मेरा जो कॉमन सारे अमीनो एसिड में होगा, और ये हो गया मेरा कौन सा आर ग्रुप, जो वेरिएबल ग्रुप है वो हो गया। तो यहां पे बन गया आपका मिथियोनाइन। आगे देखिए एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड का बात करेंगे ना, एसिडिक अमीनो एसिड का, तो जो एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, चलिए हम लोग एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम लोग एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ होगा एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, देखिएगा इधर, तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ये मेरा बन गया अल्फा कार्बन, यहां पे हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर हो गया मेरा अमीन ग्रुप, ऊपर में हो गया मेरा H, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहां पे एक आ जाएगा CH2, और यहां पे आ जाएगा एक और कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज एसिडिक ग्रुप, क्योंकि हम लोग अभी एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका स्ट्रक्चर है एस्पार्टिक एसिड का। अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके बगल वाला कार्बन, ये जो कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के बाद देखिए एस्पाराजाइन। एस्पाराजाइन में क्या होगा, एस्पाराजाइन में जो आर ग्रुप होगा ना, जो आर ग्रुप जो वेरिएबल ग्रुप है, वहां पे क्या आ जाएगा एस्पाराजाइन में, यहां पे आ जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। ये आर ग्रुप किस केस में होगा, एस्पाराजाइन के केस में, एस्पाराजाइन। तो ये हो गया मेरा एस्पार्टिक एसिड, और ये हो गया मेरा, देखिए ये आर ग्रुप हो गया एस्पार्टिक एसिड के केस में, और ये आर ग्रुप हो गया एस्पाराजाइन के केस में। अगर हम ग्लूटामिक एसिड को बनाए, अगर हम ग्लूटामिक एसिड को बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा एक अमीन ग्रुप, और ऊपर में एक हाइड्रोजन, और अल्फा यहां पे जो आर ग्रुप होगा आएगा इन केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये हो जाएगा CH2 COO माइनस। ये आर ग्रुप आ जाएगा किसमें, ग्लूटामिक एसिड के केस में। अब देखिए ये अल्फा कार्बन है तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन, और इसके बगल वाला हो जाएगा गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा गामा कार्बन। तो ये आपका बन गया ग्लूटामिक एसिड। वही अगर हम ग्लूटामाइन को बनाना चाहे, ग्लूटामाइन कैसे बनेगा, देखिए ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन में जो आर ग्रुप आ जाएगा ना, जो वेरिएबल ग्रुप आ जाएगा, वो क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये आर ग्रुप होगा इन केस ऑफ ग्लूटामाइन, आर ग्रुप इन केस ऑफ ग्लूटामाइन। तो ये मेरा हो गया एसिडिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, एसिडिक अमीनो एसिड के बाद आएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। 3 बेसिक अमीनो एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ना है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले लाइसीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, तो लाइसीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लीजिए अल्फा कार्बन हो गया, यहां पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, यहां पे एक अमीन ग्रुप जुड़ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, और फिर उसके बाद आर ग्रुप में क्या आ जाएगा, आर ग्रुप में आ जाएगा CH2 NH3, CH2 NH3। अब देखिए क्या होगा ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन, ये हो जाएगा गामा कार्बन, ये हो जाएगा डेल्टा कार्बन, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया लाइसीन का, ठीक है। तो लाइसीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए उसके बाद आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में जो आर ग्रुप हो जाएगा, जो वेरिएबल ग्रुप है, ये तो सब में होगा, ये मेरा कॉमन है ना। यहां पे जो वेरिएबल ग्रुप हो जाएगा इन केस ऑफ आर्जिनिन, वो हो जाएगा CH2 NH C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2, ये हो जाएगा आर्जिनिन, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग हिस्टिडाइन को देखें, तो हिस्टिडाइन के केस में जो आर ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा
CH2 ये R ग्रुप हो जाएगा इन केस ऑफ हिस्टीडाइन, इसको हम लोग इमिडाजोल बोलते हैं, इमिडाजोल ग्रुप है ना। और ये किस में हो जाएगा, हिस्टीडाइन में। और यहां पे आपको जो मिल दिख रहा है ना, ये NH यहां पे आपको जो दिख रहा है, हाँ ये वाला इन केस ऑफ आर्जिनिन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानिडिनो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानिडिनो, ठीक है। और यहां पे जो लाइसिन के केस में दिख रहा है, यहां पे एप्सिलॉनॉड है ना, इसको कहा जाता है, एप्सिलॉनॉड में एक अमीन ग्रुप है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉनॉड अमीनो, आर ग्रुप में ये सब आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक अमीनो एसिड। अब देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या होगा, फिनाइल अलानीन का अगर हम लोग बात करें तो फिनाइल अलानीन के केस में जो आर ग्रुप है वो हो जाएगा CH2, एक यहां पे बेंजीन रिंग, ऐसे ये हो जाएगा इन केस ऑफ अलानीन, ठीक है। अलानीन के केस में, फिनाइल अलानीन के केस में आर ग्रुप में ये होगा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अगर हम लोग टाइरोसिन का बात करें तो टाइरोसिन के केस में जो आर ग्रुप है, जो वेरिएबल ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा, टाइरोसिन के केस में ये हो जाएगा CH2, एक बेंजीन रिंग और यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको कहा जाता है फिनोल, ठीक है। अगर हम लोग ट्रिप्टोफान का बात करें, ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान में क्या हो जाएगा, आर ग्रुप क्या होगा ट्रिप्टोफान में, तो यहां पे हो जाएगा CH2, ट्रिप्टोफान में CH2 NH और यहां पे एक बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा ट्रिप्टोफान में आर ग्रुप, इसको बोला जाता है इंडोल। तो आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड में फिनाइल अलानीन में आ गया बेंजीन और फिनाइल, टाइरोसिन में फिनोल और ट्रिप्टोफान में इंडोल। अब आपका जो लास्ट अमीनो एसिड है 20 नंबर का, इसको बोला जाता है इमिनो एसिड। इमिनो एसिड के केस में जो आर ग्रुप होगा प्रोलीन, प्रोलीन के केस में जो आर ग्रुप होगा वो होता है ऐसा, NHCO-, इसको कहा जाता है पाइरोलिडीन, पाइरोलिडीन। तो ये आर ग्रुप हो गया इन केस ऑफ प्रोलीन। तो यही 20 अमीनो एसिड्स एक ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट रहता है। आपको मैंने सबसे पहले अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बताया, फिर उसके बाद जो वेरिएबल ग्रुप है सारे अमीनो एसिड का वो बताया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 20 अमीनो एसिड 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यहां पे ये हो गया पहला अमीनो एसिड विथ एलिफैटिक साइड चेन, और इसका एग्जांपल हो गया ये सारा चीज। और दूसरा हो गया अमीनो एसिड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरा आ गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, चौथा आ गया एसिडिक अमीनो एसिड, पांचवा हो गया बेसिक अमीनो एसिड, सिक्स्थ हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड, और सेवंथ हो गया इमिनो एसिड। तो यही आपका 7 ग्रुप है अमीनो एसिड का, ठीक है। अब देखिए उसके बाद न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि अमीनो एसिड हमारे न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, जैसे हम लोग किस अमीनो एसिड को हमारे न्यूट्रिएंट्स में लेंगे, किस अमीनो एसिड को हमारे न्यूट्रिएंट में नहीं लेंगे, न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना में,
है ना, फूड के साथ में लेंगे उसको। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में जो पहला होता है ना, वो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है ना, ये ऐसा अमीनो एसिड है जिसको मेरा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको बाहर से खाना पड़ेगा, हमारे डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल है ये सारा, ये तो खैर ये कोड है याद करने के लिए, कोड है आपको मेमोराइज करने के लिए, है ना, ये याद करने के लिए। तो कैसे याद करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल? देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब अभी बताया आपको, एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो मेरा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसको हमको बाहर से खाना पड़ेगा, हमारे डाइट में उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो अमीनो एसिड मेरे बॉडी में जाए और प्रोटीन को बनाए। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में एग्जांपल क्या होगा ना, देखिए इसको याद करने का तरीका है एबी हिल एमपीटीटी, एबी हिल एमपीटीटी। यहां पे जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है आर्जिनिन को, आर्जिनिन को। ठीक है, यहां पे जो भी है वो रिप्रेजेंट करता है वेलिन को, यहां पे एच रिप्रेजेंट करता है हिस्टिडीन को, यहां पे जो आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोल्यूसिन को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है ल्यूसिन को, एक और एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइसिन को, लाइसिन। यहां पे एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिथियोनाइन को, मिथियोनाइन को। यहां पे जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिनाइल अलानिन को, फिनाइल अलानिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे जो दो टी है, एक टी इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रियोनाइन को, THREONINE, थ्रियोनाइन। और यहां पे जो दूसरा टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिप्टोफैन को, ट्रिप्टोफैन। तो ये जो अमीनो एसिड है ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, इसको हमको हमारे डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। और इसका कोड है एबी हिल एमपीटीटी। अब क्या होता है, ए मतलब क्या है, बी मतलब क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। तो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का यही तरीका है। अब देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो कि मेरा बॉडी बना ले रहा है, सिंथेसाइज कर ले रहा है, अगर हम इसको बाहर से ड्रॉ नहीं भी खाते हैं फिर भी मेरा बॉडी इसको बना लेगा। ठीक है, यहां पे जो जी है ना, अब देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कैसे याद रखेंगे, गैस, गैस Ca² G² इसको याद करने का तरीका है गैस Ca² G² ठीक है, यही कोड है इसको मेमोराइज करने का। यहां पे जो G है ये रिप्रेजेंट करता है ग्लाइसिन को, ए रिप्रेजेंट करता है एलानिन को, एस रिप्रेजेंट करता है सेरीन को, सी रिप्रेजेंट करता है सिस्टीन को, और यहां पे ए है, एक रिप्रेजेंट करता है एस्पार्टेट को, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड बोल लीजिए। दूसरा ए रिप्रेजेंट करता है एस्पाराजाइन को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामेट को या फिर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट। एक और जी है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामाइन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टायरोसिन को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोलीन को। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का यही आपका एग्जाम्पल है, याद करने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन। अमीनो एसिड क्या है ना, वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये ज्विटर का मतलब क्या है, तो ज्विटर एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हाइब्रिड।
ठीक है, हाइब्रिड, जो दो चीज से मिलकर बना है हाइब्रिड, या फिर डाईपोलर आयन, डाई मतलब दो और पोलरिटी मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। मींस डाईपोलर आयन मतलब ऐसा आयंस जिसके पास पॉजिटिव, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो देखिए जो ज्विटर है, द टर्म ज्विटर इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीन्स हाइब्रिड। ज्विटर आयन इज अ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द अमीनो एसिड रेयरली एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म। मतलब जो न्यूट्रल फॉर्म हम लोग बना रहे हैं ना, कि एक अमीन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है, ऊपर में एक हाइड्रोजन है और नीचे में एक वेरिएबल ग्रुप है, तो इस फॉर्म में वो रेयरली एग्जिस्ट करेगा, है ना। जबकि कैसा एग्जिस्ट करेगा वो, तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और आयनिक फॉर्म को ही हम लोग ज्विटर आयन बोल रहे हैं। तो क्या लिखा है, द अमीनो एसिड रेयरली एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म विथ फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH एंड फ्री अमीनो ग्रुप मींस NH2, ठीक है। अब देखिए जब हम उसको लो पीएच में ले जाएंगे, लो पीएच मतलब हाईली एसिडिक, ठीक है, तो हाईली एसिडिक में जाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम उसको हाई बेसिक में ले जाएंगे, मींस हाई पीएच में ले जाएंगे, हाई बेसिक में, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयनिक फॉर्म एट डिफरेंट पीएच, बट द पीएच इन विच दे एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन, है ना, वो पीएच जिसमें अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। देखिए क्या होता है, इसको आपको बनाकर दिखाते हैं अच्छे तरीके से, ज्विटर आयन को बनाकर दिखाते हैं कैसे ये बनेगा। देखिए मान लीजिए अभी क्या है ना, अभी वो अपने न्यूट्रल स्टेज में है, ठीक है, जो रेयरली एग्जिस्ट करता है। तो न्यूट्रल स्टेज में एक अल्फा कार्बन हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक अमीन ग्रुप हो गया, ऊपर में एक हाइड्रोजन हो गया और नीचे में एक वेरिएबल ग्रुप हो गया, दैट इज R। तो अब क्या किए ना, हम इस अमीनो एसिड को ले गए लो पीएच पे ले गए। लो पीएच पे ले गए मतलब कहां ले गए, इसको एसिडिक मीडियम में ले गए। लो पीएच पे ले गए मतलब कहां ले गए, एसिडिक मीडियम में ले गए। तो जब हम इसको लो पीएच में ले जाएंगे, जब इसको एसिडिक मीडियम में ले आएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, देखिए ये अल्फा कार्बन, ये मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहां पे जो NH2 था ये हो जाएगा NH3+, और ऊपर में एक H और नीचे में वेरिएबल ग्रुप। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस हाईली एसिडिक में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कटायन, ठीक है। अब क्या किए ना, इसको हम ले गए हाई पीएच में, इसको हम ले गए हाई पीएच में। हाई पीएच में ले गए मतलब कहां ले गए, बेसिक मीडियम में या फिर अल्कालीन मीडियम में। बेसिक मीडियम में डाल दिए, तो जब इसको हम बेसिक मीडियम में डालेंगे ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मेरा अल्फा कार्बन, नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर। देखिए ये मेरा हो गया इधर NH2 अमीन ग्रुप, और ऊपर में H और नीचे में जो वेरिएबल ग्रुप है R। तो देखिए जब हम इसको लो पीएच में ले जा रहे हैं तो कटायन बन जा रहा है, जब हाई पीएच में ले जा रहे हैं तो अनायन बन जा रहा है, ठीक है। और ऐसा पीएच जिसमें कि दोनों चार्ज मौजूद हो, पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद हो और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो, उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच मतलब जो चार्ज है वो बराबर हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हो। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में जब आप ले जाएंगे तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा ज्विटर आयन के फॉर्म में, ये रहेगा ज्विटर आयन के फॉर्म में, ठीक है। जब आप इसको ले जाएंगे आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में, तब जो अमीनो एसिड है वो रहेगा ज्विटर आयन के फॉर्म में, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन कैसा रहेगा, देखिए अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप, ऊपर में H और नीचे में एक R वेरिएबल ग्रुप। तो यहां पे आपको दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। ये मेरा देखिए कटायन, ये देखिए अनायन, और यही आपका क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, और ये जिस पीएच पे ज्विटर आयन फॉर्म में रहता है वो कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच।
तो ये आपका पूरा अमीनो एसिड था। इतना आपको अमीनो एसिड के बारे में जानना